नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका टॉक टाइम में बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको यदि हम कहें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे अनुभवी राजनेता हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1989 में लड़ा था और तकरीबन 8 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद एक विधानसभा चुनाव लड़ा है और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। मगर प्रहलाद पटेल जी इन दोनों एक नई रोल में जनता के सामने आने को तैयार हैं। वो एक लेखक के रूप में उनकी नई किताब परिक्रमा सामने आ रही है और निश्चित ही ये किताब क्या है हम जानते हैं प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई किताब के लिए। मगर ये लेखक के रूप में आपको जो रोल एक नई भूमिका में आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आए तो लिखते सभी थे। शिवराज जी हूँ, मैं हूँ, मतलब जो टीम थी वो पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। तो लेखन तो शुरू से लिखते रहे। लेकिन जब परम पूज्य श्रीवासी जी की पहली परिक्रमा, मतलब मेरी पहली, उनकी तीसरी परिक्रमा थी वो, तो जब मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला तो फिर जो वो बोलते थे तो मैं स्लिप रखता था, बाकी तो कोई रखता नहीं था। पेन उसमें जो जिस स्थान पर बोलते थे वो लिखता जाता था। बाद में कई बार मेरे मन में भी विचार आते थे कुछ घटनाओं को लेकर, तो मैं उनको लिख दिया करता था। ऐसा करते करते फिर वो तमाम चीज़ें चरम पर पहुँच गई। उस विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। बड़ा द्वंद्व चला वर्षों का, 2-3 वर्षों का। तो वो 94 से शुरू हुई थी और 95, 96, 97 तक मैं उसी भेष में रहा। और बाद में भाड़भूत के चतुर्मास में मैंने अपने केश जटा वाले वहाँ अर्पित किए। वो एक दुनिया अलग थी। लोगों की नज़र में मेरा सबसे बुरा समय था वो। लेकिन विचार तभी होते हैं जब आप निष्प्रय होते हैं, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं रखते, और चीज़ों को जब आप खुले मन से देखते हैं तो फिर जो लिखने में आता है उसमें पूर्वाग्रह नहीं होता। ये 30 साल पुराना लेखन है, पर मेरे मन में एक बात आई थी कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना, और मैं इसे नर्मदा की कृपा मानता हूँ। 30 साल पहले ही मैंने ये तय कर लिया था कि जो शिवासी जी ने बोला है वो परिक्रमा का सार, और जो मैंने लिखा है वो कृपा सार है। मतलब उनकी कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से मैंने लिखा। लेकिन मैंने उसको छपने नहीं दिया। हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे न जाने कितनी बार आग्रह किया, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने। मैं खुद भारत सरकार में संस्कृति मंत्री था, साहित्य अकादमी मेरे भी नीचे थी, लेकिन मैंने उस पुस्तक को छपने नहीं दिया। लेकिन अभी मेरे सारे मित्र, जब मैं 65 साल का हुआ तो उन सब ने कहा कि भाई साहब छप जाने दीजिए। तैयारी थी, मैंने कहा ना कि कृपा सार और परिक्रमा का सार। परिक्रमा का सार अभी रह गया है। तो एक अभी किताब कृपा सार, जो पहली किताब है आपकी 14 सितंबर को वो परिक्रमा कृपा सार, हाँ, जिसका विमोचन परम पूज्य सरसंघ जी चालक जी करेंगे। तो मगर निश्चित ही आपने 2 बार परिक्रमा की, 1994 में और 2005 में। और हम कहें कि इस वक्त आप और दिग्विजय सिंह 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। वैसे तो आप नर्मदा किनारे के व्यक्ति हैं, मगर नर्मदा परिक्रमा कितना बदल देती है आदमी को? मुझे लगता है कि जब मैं अपना ही लेखन पढ़ता हूँ तो लगता है, मैं 10-30 साल बाद सोचता हूँ कि ये मैंने लिखा है। ये फ़र्क होता है। दूसरा शायद हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि 30 साल पहले जब मैं प्रहलाद पटेल था तब भी मैं प्रहलाद पटेल था। आज भी प्रहलाद पटेल हूँ, लेकिन वो प्रहलाद पटेल नहीं हूँ जो मैं 30 साल पहले था। उस समय मेरी आयु 35 साल थी। लेकिन जो संयम होता है वो आपके सोचने का दायरा बदल देता है। आज मैं उतना संयमी हूँ, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और इसलिए मुझे लगता है ऐसी सच्चाई स्वीकार कर लेना समाज के हित में होता है। आध्यात्म यही सामर्थ्य देता है कि आप सच के साथ किस सीमा तक खड़े हैं। जब आप तराजू पर तोलेंगे तब आप सच के साथ खड़े हैं क्या, ये ताकत मां नर्मदा देती है। और मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी ने जब इस संघर्ष में मुझे तैयार किया था, तब उन्होंने पहली वाणी कही थी कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। फिर एक द्वंद्व चला जहाँ भरोसा खत्म हो गया। बहुत सारे मेरे सहयोगी थे, उसमें राकेश जी भी थे। ये साधनों पर भरोसा करने वाले लोग थे, पर मैं उन पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा, दूसरी वाणी दी, सत्य प्रस्तुति के लिए है, स्तुति के लिए नहीं है। किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में मैं भी निराश हुआ एक प्रकार से, मैंने फैसले के 4-5 दिन पहले। तो मुझे आज भी ध्यान है, उस समय भी राकेश मेरे साथ थे, पीछे थे जेल में। राकेश सिंह, हाँ, जो भी मंत्री। तो शिवासी जी ने मेरा कान पकड़ा और मुझे एक शपथ लगाई और बोले का, लिख, सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि चीज़ें सिर्फ शब्दों में नहीं होती, हमें ये अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है।
मैं आज भी बड़े भरोसे के साथ कहता हूँ, सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है, और उस भरोसे ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मगर हम आपकी ज़िंदगी देखते हैं तो बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। एक गोटेगांव, नरसिंहपुर ज़िले के गोटेगांव के बहुत छोटे से कस्बे से निकल के, वहाँ एक गांव से निकल के आप जबलपुर गए, वहाँ आपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, कॉलेज किया, वहाँ पे छात्र राजनीति में रहे, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, और फिर उसके बाद आप राजनीति में आए। पहला चुनाव 89 में लड़ लिया आपने। फिर ये दौर शुरू हुआ कि आप आध्यात्म की तरफ गए, और आपने एक बार कहा था कि मैं तो चला ही गया था संन्यास की तरफ, मजबूरी में लौटा हूँ यहाँ पे। और फिर आज फिर एक नए रोल में हैं आप, केंद्रीय मंत्री बने हैं, फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं। तो ये जो लगातार उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसमें कितना बदला है प्रहलाद पटेल? मुझे लगता है कि संस्कार आपको बचपन में मिलते हैं। मेरा परिवार बेहद धार्मिक था। मेरे जो दादाजी थे वो किसी सन्यासी से कम नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा समाज इस बात को सन्यासी तो जानता है। आप भी बन गए थे, बिल्कुल मुझे लंबी। लगता है वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं अच्छा। बनता, चरित्र से सन्यासी बनता है। मेरे दादाजी ने सिर झुकाकर पूरा जीवन काटा, और ये पूरा कस्बा जानता है। वो भजन गाते थे रात में, और किसी गरीब आदमी के यहाँ भी भजन होता था तो उसके यहाँ रात में जाकर भजन गाते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो संस्कार थे इनने सामर्थ्य दी। मेरे एक मित्र थे, जब कॉलेज में वो उसका निधन हुआ तो मैंने मौन नवरात्रि शुरू कर दी। तो मैं 8-9 साल मौन नवरात्रि करता था। देखिए, भीतर कोई चीज़ होती है जिसके लिए आपको प्रकृति तैयार करती है। ये जो चीज़ें दिखती हैं, झगड़े झंझट, ये परीक्षाएं हैं जिसके लिए आप तैयार होते हैं। अन्यथा आप फैसला नहीं कर सकते, बड़े फैसले नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उसी का परिणाम था कि मैंने अपने पिताजी जब पहली बार कांग्रेस से पार्षद का चुनाव लड़े तो मैं कॉलेज से उनके लिए वोट करने नहीं आया। अब ये निष्ठा किसी बच्चे के मन में कैसे हो सकती है? तो कई बार विद्रोह के पीछे आपकी जो परिस्थितियाँ होती है वो आपको तराजू पर तौलती है। तो पहली घटना ये थी। जब आप मुझे ये कहते हो कि सन्यास की तरफ कैसे गए या मजबूरी में लौटे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आहार छोड़ दिया था, अन्न छोड़ दिया था, पर परम पूज्य शिवासी जी ने कहा कि मैं तुमको साधु बनाने नहीं लाया, साधुता सिखाने लाया हूँ। वापस तो तुमको जाना पड़ेगा। और जब मैं परिक्रमा में जाने के लिए मैंने उनको हाँ कहा, तब उन्होंने कहा था कि सोचना और सूचना दोनों काम कर लो। तो मैंने कहा इसमें काहे का सोचना और किसको सूचना? तो उन्होंने कहा कि सोचो इसलिए कि तुम ग्रस्त हो, और सूचना अपने माता पिता को, और अनुमति अपनी पत्नी से, तब आकर लौट के वापस आ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हम कई बार सोचते नहीं, हम सीधे आदेश करते हैं, और मैंने गलती की थी। मेरे एक मित्र हैं, बहुत सहयोगी हैं, पहली परिक्रमा में भी रहे, दूसरी परिक्रमा में भी रहे, आदरणीय हरप्रसाद जी पटेल। मैंने तो उनको पहली परिक्रमा में आदेश कर दिया कि मेरे साथ चलो। तो कई बार साधु की इन बातों से सीखने को मिलता है। या हमारा कितना ही अच्छा मित्र हो, कितना ही हमारा अच्छा फॉलोवर हो, हम उसे एक मौका दें कि हम किसी फैसले को सुनाएं तो कम से कम उससे कहें कि भैया सोचो, अगर कहीं सूचना करनी है तो कर लो, विचार कर लो। हम नहीं कर पाते। तो ये साधुता में ये चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। मगर आप अपने गुरु को बार बार याद करते हैं, श्री श्री महाराज जी हों, या आप बचपन में ही स्वरूपानंद जी से दीक्षित हो गए थे, आपका पूरा परिवार दीक्षित था, मगर आपने उनसे भी आपका एक तनाव रहा, उनसे भी विरोध रहा, उनसे भी झगड़ा रहा। तो ये कैसे संभव है कि जो गुरु है उससे झगड़ा भी है, उससे प्यार भी है, और बाद में फिर आप उनके करीब गए, स्वरूपानंद जी के? मुझे लगता है कि ये समाज में जो आध्यात्मिक धारा जिस लोग स्वीकार करते हैं उन्हें इस घटना से सीख लेनी चाहिए। मेरे पिताजी उनके ऐसे दीक्षित शिष्य थे कि यदि उनको चढ़ना होता था तो स्टूल नहीं होता था, मेरे पिताजी का कंधा होता था, उस पर पैर रखे वो ऊपर से चढ़ते थे। स्वरूपानंद जी? हाँ, मतलब ये सारे समाज ने देखा है। लेकिन बाद में मेरा विवाद हुआ उनसे। जब विवाद हुआ, दीक्षित शिष्य हम भी हैं, हमने सारे भाई बहनों ने उन्हीं से दीक्षा ली। लेकिन जब विवाद हुआ तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे आपका पद नहीं चाहिए, मुझे आपकी जाति नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, तो आप बताइए ना कि मेरा झगड़ा क्या है। इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मेरे आपका धन चाहिए होता या पद चाहिए होता, आपको उस पर कब्जा करना होता, तीनों में अगर मैं लालची होता तो मैं गुनहगार हूँ। तो मेरे झगड़े का कारण बताइए कि क्यों है। मेरा कहना था कि चारों तरफ जो लोग हैं वो धर्म को कलंकित करने वाले लोग हैं, जो झगड़ा उस समय इस बात का था। लेकिन ठीक है, वो चलता रहा। लेकिन मेरा उतना विवाद होने के बाद भी मैं जहाँ पर भी वो दिखते थे, मुझे दर्शन देते थे, मैं वहाँ घुटना टेक के प्रणाम करता था, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली है। लेकिन मैं शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ 9 तपा में 11 दिन का अनशन करता था।
कोई से बिना मांगे हुए। गोटे गांव में एक चबूतरा है, वहाँ मैंने बरसों अनशन किया है। नौतपा में बिना मांगे किसी को अनशन करता था। उस समय एक सौंदर्य लहरी पुस्तक दी, कैटले जी थे हमारे यहाँ, उनने लाकर वो पुस्तक मुझे दी, और वो मैंने जब पढ़ी तो उसमें गुरु शिष्य का संबंध का आदिगुरु शंकराचार्य ने उल्लेख किया है कि अनुग्रह का संबंध है गुरु और शिष्य का, और वो भी एक तरफा। शिष्य अनुग्रह कर सकता है, गुरु अनुग्रह नहीं कर सकता, और अगर शिष्य का अनुग्रह पूरा ना हो तो वो गुरु छोड़ सकता है। उसके बाद मैंने स्वामी जी के सामने जाना बंद किया, अन्यथा तब तक मैं विवाद के बाद भी जाता रहा। लेकिन जब अंतिम समय आया, सब कुछ हम जीते, हम सही साबित हुए, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आखिरी में मुझे लगा कि नहीं, आज तो हम समर्थ हैं। मैं केंद्र में मंत्री था, मेरे भाई राज्य में मंत्री थे, विधायक थे। तो मैंने पिताजी से फिर एक बार जाके कहा, मेरे पिताजी के मन में इच्छा होती थी, मेरी माँ ने एक बार कहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भैया जी, मेरी इच्छा है कि अपन स्वामी जी के पास चल के प्रणाम करें। वो भी सहज तैयार हुए, लेकिन मैंने एक सावधानी रखी, जिन लोगों ने उस संघर्ष में मेरा साथ दिया था उन सबको मैंने सूचना की कि अपन सब एक बार वहाँ चलेंगे। और हम गए, और मुझे उस बात का संतोष है कि हमने अपनी धार्मिक मर्यादाओं में पूर्णता प्राप्त की जिस दिन मैं उनके चरणों में जाके मैंने प्रणाम किया। मुझे लगता है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में अगर हम जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं, मतांतर होना अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने हट और अहंकार में उसके चरणों में ना जाएं। तो मैं मानता हूं कि मैंने ठीक किया। आपको हमने राजनीति में भी देखा कि राजनीति में आपको बड़े उतार चढ़ाव है, बहुत लोगों से मतांतर भी हुए, बहुत से करीबी भी हुई आपकी। राजनीति में आप बीजेपी में लंबे समय से रहे, फिर एक बार उमा जी के साथ बाहर भी चले गए थे, एक अलग पार्टी बनाई थी, उसको खड़ा किया, विधायक जिताया, फिर आप वापस आ गए। तो उस दौर को कैसा देखते हैं अब आप? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय मैंने पत्र लिखा था, वो पत्र कहीं आर्काइव में होगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी। मैंने उस पत्र में बड़े विस्तार से लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके मुकाबले हम कभी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन विचारधारा से मुझे कोई हटा नहीं सकता। और इसलिए जब भी कभी कोई विकल्प आए मेरे सामने तो मैंने उनको साफ इनकार किया कि मैं आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकता, विचारधारा नहीं छोड़ सकता। और ये बात मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ कही। और इसलिए पदों के लालच के लिए मैं बाहर नहीं गया था, मैं सत्ता के खिलाफ गया था, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं गया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस बात पर मुझे अभी भी कोई अफसोस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो फैसला था वो फैसला सोचा समझा फैसला था, और उसका अगर मुझे नुकसान हुआ तो उसके लिए मैंने कभी किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया। वो मेरा फैसला था, उसमें अगर मुझे कोई नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, जो था वो प्रहलाद पटेल का था। इसलिए मैंने कभी किसी को उसके फैसले के साथ जोड़ा नहीं। इवन मैंने अपने परिवार को नहीं जोड़ा। मेरे छोटे भैया एमएलए थे, तो पर उनको भी मैंने नहीं कहा कि वो ऐसा करें। तो मुझे लगता है कि मेरे फैसले में मैंने कभी, जब मैंने फैसला लिया तो मैंने उसका कभी अफसोस नहीं किया, क्योंकि मैंने सोच समझ कर फैसला लिया। जो फैसला मैंने जिनके साथ आप बाहर निकले थे फिर वहीं रह गई उमा जी और आप बीजेपी में आ गए, उसकी क्या वजह रही? नहीं, उमा जी पहले भारतीय जनता पार्टी में गई, मैं बाद में गया। पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में आपके समकालीन बहुत सारे नेता हैं, शिवराज जी हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो क्या आप लोगों ने उस वक्त सोचा था कि ये जो आपका जो संघर्ष है युवा मोर्चा का, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा और आप लोग इन पदों पर होंगे? और उन समकालीनों से आपके कैसे संबंध हैं? कभी नहीं सोचा। हमारी टीम बैठकर तय करती थी कि हमारी पीढ़ी भोगेगी, अगली पीढ़ी नहीं भोगेगी। अच्छा, इस बात का कमिटमेंट, भरोसा था। हाँ, ये बात है। हम लोग इतने विश्वास से करते थे कि इसे आज की उम्र में उस उम्र के लोग पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे। हम लोग कहते थे कि हम 5 हैं, एक और होगा तो 6 लोग होंगे, हम राज्य को बदल देंगे। कौन 5-5? उस समय अपने विजय सिंह जी भी हमारे अध्यक्ष होते थे, लेकिन जो पूर्णकालिक समय देने वाले लोग तो उसमें शिवराज जी थे, विपिन दीक्षित थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल थे, प्रेम प्रकाश पांडे थे, आपके कैलाश विजयवर्गीय थे, मैं था। तो मगर इसमें बाद में 5-6 लोग ऐसे थे जो बड़ी, जिनने प्रवास किया, जिनने अपने संभागों में रुतबा बनाया। मगर पूरे राज्य में प्रवास करने वालों में शिवराज जी थे, मैं था, विपिन दीक्षित, विजय सिंह जी ने भी पूरे राज्य में किया। बाद में नरेंद्र सिंह जी ने भी पूरे राज्य का प्रवास किया। पर मैं छत्तीसगढ़ और जब मध्य प्रदेश था तब मैं और शिवराज जी ऐसे व्यक्ति थे जिनने पूरे राज्य में प्रवास किया। शिवराज जी से आपके कैसे संबंध है? मैंने आप
शिवराज जी, आप दोनों समकालीन थे। आप पहले केंद्र में मंत्री बने, जबकि वो सांसद वो भी लंबे समय से थे। आप पहले केंद्रीय मंत्री बने, मगर शिवराज जी को यहाँ मौका मिला। शिवराज जी से जीवन में बहुत कई बार मेरी बातचीतें हुई हैं। हम दोनों अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन सबके अपने अपने कंपल्सन्स होते हैं। मेरे राजनीति करने का तरीका अलग था, उनके राजनीति करने का तरीका अलग था, लेकिन हम दोनों मित्र थे, मित्र हैं। हमारे मतभेद रहते हुए भी हमारी उनकी बातचीत होती रही, और बातचीत में कभी ऐसी तलखी नहीं आई। मतलब ये बड़ी बात है, क्योंकि मेरा मामला तो बड़ा स्पष्ट था और मैंने उनके खिलाफ भी अभियान चलाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी उनसे बात होती थी। एक आध बार ऐसा मौका जरूर आया, उनने घर पे आने का कहा मुझे, तो मैंने कहा वैसा हम अपन बल्लभ भवन में मिलते हैं, घर नहीं आ पाऊँगा, इतना पड़ेगा, लेकिन हमारी बातचीत होती रही। निश्चित ये गजब बात है कि आप सब लोग, वो जो उस दौर के लोग थे, निकल के यहाँ तक आए, प्रदेश को माने कि राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो मगर फिर अब जिस तरीके से छात्र राजनीति बंद हुई है मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में भी, तो आपको लगता है कि अब वो पौध आनी बंद हो गई है, वो विचारधारा वाले लोग आने बंद हो गए हैं? पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। मैं तो हमेशा पक्ष का रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैंने अपना स्टैंड कभी नहीं बदला। मैं मानता हूँ कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपने बहुत चुनाव लड़े, मैंने 8 बार लोकसभा लड़ा, एक बार विधानसभा चुनाव। कोई ऐसा चुनाव जो आपको एकदम याद हो और जो कभी ना भूलता हो? मुझे वो बालाघाट का चुनाव लगता है। एक तो पहला चुनाव क्योंकि रिवेल होकर मैं जीता था, मेरे पास चिन्ह था, मुझे पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, वो एक अलग परिस्थिति थी। तब मुझे लगता था कि चुनाव जीते हैं हारे हैं, तब कभी समझ बहुत नहीं होती थी, पर भी मैंने पटवारी से कह दिया था कि मैं वापस नहीं लूँगा, और तय किया कि हारे या जीते नॉर्थ ईस्ट प्रचारक बन के चले जाएंगे। तब सोचते नहीं थे, तो ये सोचते थे कि यार राजनीति गंदी चीज़ है, छोड़ देंगे और प्रचारक बन के नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे। उस समय एक रास्ता दिखता था और बाकी दिखता नहीं था। न कभी प्रचारक जीवन देखा था, बस प्रचारकों को देखा था, तो ऐसी रिएक्शन था। लेकिन बाद में चुनाव जीत गए तो जो परिस्थिति बनी वो परिस्थिति बड़ी अलग थी। और बाद में फिर जब मैं बालाघाट का चुनाव लड़ा तो मैं जातिवाद का विरोधी था, नशे का विरोधी था। वहाँ जातिवाद भी था और नशा भी था, पैसा मेरे पास नहीं था। तो वो चुनाव ही एक यादगार चुनाव है। आपने कई जगहों से चुनाव लड़ा है, सिवनी से लड़ा, दमोह से लड़ा, बालाघाट से लड़ा, छिंदवाड़ा से लड़ा, जो आप जीतते रह गए थे। वो छिंदवाड़ा चुनाव नहीं जीत पाने का कोई अफसोस है क्या? वरना आप बहुत पहले। नहीं, अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। मैं हारने जीतने में मुझे जीतकर मैं कभी बहुत खुश नहीं हुआ, हारने में कभी निराश नहीं हुआ। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो हारने के बाद महीने में 12 से 13 दिन छिंदवाड़ा का प्रवास करता था, और दूसरी बार मुझे टिकट नहीं दी गई वहाँ। मतलब ये मेरा ये कष्ट है। मुझे हारने का कष्ट नहीं है, लेकिन जब मैं हारने के बाद एक महीने में 12 से 13 दिन मैं जाता था छिंदवाड़ा, और लेकिन उसके बाद मुझे कभी पूछे ही नहीं कि आपको दोबारा छिंदवाड़ा लड़ना है कि नहीं। मगर अभी जो आपका राजनीति में रोल चेंज हुआ, आप केंद्र में 2 बार मंत्री थे, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव आपको लड़वाया गया, फिर लोगों को लगा कि इस छोटे जूते में कैसे बड़ा पैर आएगा, मगर इस नई भूमिका में कैसे आप केंद्र में मंत्री हो फिर राज्य मंत्री, कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? अटल जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, आपको जो काम मिले वो करिए। संघ की भी ये संघ विचार में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है कि आपको कोई भी काम मिले आप उसको करिए। प्यारेलाल जी का मैं उदाहरण देता हूँ। उन्होंने एक बार मुझे कहा कि तुमको कोई जंगल भेज दे तो दुखी क्यों होना, तुम पहले 100 बाई 100 मीटर का स्थान चिन्हित करो, उसमें गिनो कितने पौधे हैं। हो गया एक काम, तो काम खत्म नहीं हुआ, फिर कितने प्रकार के एक पौधे के लोगों के ये कितने पौधे हैं इसमें, फिर दूसरा तय करो, फिर तीसरा तय करो, 100 बाई 100 हो गया, तो फिर 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर कर दे दो, क्योंकि तुमको 2 साल के लिए जंगल में पहुंचाया है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होगा वो दुनिया में किसी के पास होगा क्या? उदाहरण के लिए मैं भी नदी के उद्गम पे जा रहा हूँ। हाँ, ये आपका गजब काम है। तो मुझे लगता है कि मार्कंडेय जी को मैं पढ़ता था जब परिक्रमा में था। अगर मैं नर्मदा नदी का परिक्रमावासी नहीं होता, मेरे गुरुदेव की कृपा नहीं होती, तो आप कहते हो बार बार क्यों उल्लेख करते हो, हमको बदलने में, आदमी बनाने में उन्हीं का योगदान है। नहीं तो मैं कैसा आदमी था ये सबको पता है। तो मुझे लगता है कि गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा बेसमय होना तो बुरी बात है। बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जो लाइन दी, मैं पढ़ा लिखा था, होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप जो करते थे वो दिखता था, वो तो गुंडे की शक्ल में दिखता था। ये सच्चाई है ना, मुकदमे थे आपके ऊपर, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें होती है जिसने आपको बदला, वो गुरुदेव ने बदला।
और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इन चीज़ों पर हमेशा गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम पूछें आपसे कि राजनीति के लंबे दौर में आप किन 3 राजनेताओं से बहुत प्रभावित रहे हैं? तो वो 3 नाम कौन होंगे? श्रद्धेय अटल जी, जी। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर जिनसे मुझे संपर्क आया, उसमें श्रद्धेय अटल जी हैं। यहाँ राज्य के संगठन में मैं प्यारेलाल जी के बहुत निकट था और उनसे प्रभावित भी था। और आज के दौर में जो नेतृत्व है, जी। वो नेतृत्व आज के दौर में किससे? जैसे प्रधानमंत्री हैं जी। या नितिन जी हैं, हाँ, हाँ। दो ही। नितिन जी ने आपको बहुत इंस्पायर किया है। हाँ, नितिन जी हम मित्र जैसे हैं। हाँ। मतलब हमारे उनमें उम्र में ज़्यादा फासला नहीं है, और जब मैं केंद्रीय मंत्री था तभी उनसे संबंध आया, तो आज भी यथावत वैसे ही बना हुआ है। मोदी जी से अभी चूँकि हम 2014 में जब पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने, तब हमारा संबंध आया। पहले सामान्य बैठकों में ही संबंध आया प्यारेलाल जी के कारण। पर राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के। राजनाथ जी से हमारा संबंध ऐसा जैसे आप जैसे खुलकर बात नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति है। मगर आपको देखें तो ऊपर से आप जितने सख्त दिखते हैं, बड़ी कदकाठी वाले नेता, मगर आपका कार्य, व्यवहार एकदम नेताओं जैसा कम दिखता है, सामाजिक कार्यकर्ता जैसा ज़्यादा दिखता है। तो लोग आपको किस रूप में आपको जाने पहचाने? राजनेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता, नदियों के लिए चिंतित होने वाला व्यक्ति, या एक बहुत आध्यात्म से भरा हुआ व्यक्ति? मुझे लगता है कि ये हमारे तरीके से खाने बनाए गए हैं। एक मनुष्य के नाते एक आप अच्छे मनुष्य थे, इस आधार पर ही पहचाने जाएं हम। मरने के बाद लोग ये कहें अच्छा आदमी था। अब वो सामाजिक कार्यों को देखकर कहेंगे, आध्यात्मिक कार्यों को देखकर कहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में देखकर कहेंगे, आपके साहस को देखकर कहेंगे, आपके कम उम्र में आपने कोई बुरा काम तो नहीं किया, आपके लिखते क्या हैं, आप बोलते कैसे, आयाम तो इतने हो सकते हैं, लेकिन एक गलती भी आपको आप अच्छे आदमी नहीं हैं ये साबित कर सकते। तो भगवान से मैं ये नहीं मांगता कि मुझे आप बहुत अच्छी समझ देना, मैं ये कहता हूँ कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसके लिए समाज और मैं पछताऊँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे ऐसी गलती, मेरे गुरुदेव बोलते थे प्रभु शिवासी जी, नेकी का दरिया में डाल, अच्छे काम को कभी स्मरण मत करना, गलती हो तो ज़रूर याद रखना ताकि पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं आज भी ये मानता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बनोगे, जितना बनोगे वो भाग्य तय है, उतना ही बनोगे, आप भगवान नहीं बन सकते। लेकिन जितना आप बन गए हो, उतने के साथ में कलंक कितने आपके साथ हैं, ये भी गिने जाएंगे। तो ऊंचाई पर जाना और ये कलंक भी उतनी ऊंचाई छू ले, तो फिर उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम आखिर में यही जानना चाहेंगे कि प्रहलाद पटेल जब खाली होते हैं, हालांकि आप वक्त बहुत कम मिलता है आपको, आप हमेशा प्रवास में रहते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं, हमने आपको देखा कि आप बहुत पुराने से पुराने मित्र के घर भी जाते हैं, उनको याद करते हैं। तो जब प्रहलाद जी खाली रहते हैं तो क्या देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं? पहले तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, नवासी अवासी तक पढ़ता नहीं था मैंने, कि जितना पढ़ लिया उतने नहीं कर पा रहे तो पढ़ना काहे के लिए। पर आपको समाज के बीच में अगर कुछ चीज़ें देनी है तो उपमाएं ऐसी दीजिए जिसमें कल के दिन आपको ना पछताना पड़े। अक्सर होता क्या है कि हम ऐसे उदाहरण देते हैं, बाद में वो आपका पीछा करते हैं। तो कभी भी बातचीत करते समय यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें करनी चाहिए। लोगों को रोचक कहने के चक्कर में हम कटघरे में बाद में खड़े ना हो कि बाद में आपने तो ऐसा कहा था लेकिन आप तो उसका उलट कर रहे हो। तो मैं उस बात पर मनन जरूर करता हूँ, बातचीत करता हूँ तो बोलने में मेरी कोशिश होती है कि जो मैं बोलूँ उससे मैं वापस ना हूँ, भले मेरा नुकसान हो या जो भी हो। यदि आपने सोच समझ कर बोला है और आपकी नीयत ठीक है तो स्टैंड वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरे मन में है। और ये अहंकार बस नहीं है, मैं आपको बताऊँ जैसा, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जब आपने सोच समझ कर किया है तो किसी भय से वापस करना ये ठीक नहीं। नीतियाँ हैं, आपका विचार है, आपका विचार कोई स्वीकार करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई विरोध भी करेगा, लेकिन विचार अचानक बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत कदम आगे आपको बढ़ाने पड़ते हैं, उसका प्रतिवाद सहना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा पढ़ता हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास शिवासी जी की वाणियाँ हैं, वो लिखी भी हैं और मेरे मन में भी हैं। जब कभी मुझे ऐसे मौके आते हैं और वो स्वाभाविक तरीके से प्रकट हो जाती है। लोग मुझे अच्छा मानते हैं कि वो प्रहलाद पटेल बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रहलाद पटेल अच्छा नहीं बोलते, प्रहलाद पटेल पे इस बात की कृपा है कि वो जब कभी कोई विषय आते हैं तो वो वाणियाँ अचानक मेरे मुंह से निकल जाती हैं, तो लोग समझते हैं कि प्रहलाद पटेल बहुत बड़े। लेकिन जैसे अभी मैं उद्गमों पे जा रहा हूँ, ये काम माई की कृपा से मुझे लगता है कि मुझे
मुझे लगता संतुष्टि है दे कि रहा है। 2 और नदियों पे जाओगे तो आप 100 नदियों के उद्गम का लक्ष्य पूरा कर लेंगे आप अपना। और जैसे ही 100 करेंगे तो माई के पास उद्गम पर अमरकंटक जाएंगे, ऐसा मन में सोचा। पहले नहीं सोचा था, हाँ। लेकिन अब सोचा है कि जिस दिन 100 होंगी हाँ। उस दिन अमरकंटक जाएंगे, तो उसी दिन 103 हो जाएंगी। क्या बात है। तो प्रहलाद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो लक्ष्य बहुत। तय किए हैं भगवान पूरा करे, और जिस तरीके से आप लगातार अपने गुरुओं को याद करते हो, जो अच्छी बात बोलते हो, जो खरा खरा भी बोलते हैं, वो सबको भी जनता सहजता से लेती है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहेंगे जनता के लिए और समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपको। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, जो बहुत लंबे अनुभव वाले हैं, बहुत आध्यात्म से भरे हुए व्यक्ति हैं। तो इनसे बातचीत करके बहुत सारी नई चीज़ हमने जानी समझी। अगली दफ़ा ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।